Hello students, good morning. Welcome to our channel JH Examplex. हमारे चैनल JH Examplex में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार, आपका बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जूलॉजी माइनर का सेमेस्टर 3 के लिए जो इवोल्यूशन टॉपिक है उसका थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग को देखना है लामार्किज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जो आपके सिलेबस में ये लामार्किज्म का थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, उसको आज हम लोग डिटेल में करेंगे कि लामार्किज्म का थ्योरी क्या था और लामार्किज्म ने किस थ्योरी के आधार पर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को प्रूव किया था। उसका सारा डिटेल्स हम लोग देखेंगे। पॉस्टुलेट्स ऑफ लामार्किज्म देखेंगे, लामार्क के थ्योरी का क्या पॉस्टुलेट्स था, क्या उसका सिग्निफिकेंस था और लामार्किज्म थ्योरी का क्या ड्रॉबैक था। इन सभी को कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड द थ्योरी ऑफ लामार्किज्म। इसमें जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, सबसे पहले तो हम लोग उसको समझते हैं कि ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है क्या। तो ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन अभी पहले हुआ, मनुष्य बहुत ज्यादा सुपरफाइन होकर के हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो डेवलपमेंट हुआ है, यानी मनुष्य का जो डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन बींग्स का, वो बंदर से हुआ, मंकी से हुआ है। हम लोग का जो पूर्वज था वो मंकी था और उस मंकी से हम लोग डेवलप करके आए हैं। तो अभी हम लोग के मन में ये जिज्ञासा आती होगी कि हम लोग जो मनुष्य हैं वो आगे चल के और कैसा बनेंगे। तो हम लोग तो शायद इसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक प्रजाति को इवॉल्व होने में, यानी उसका विकासवाद जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोलता है होने में लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। यानी उसको अगर आप सरल भाषा में बोले तो लगभग 25 लाख वर्ष लगते हैं एक नई प्रजाति को उदय होने में, इवॉल्व होने में, तो इवोल्यूशन होने में। तो अब हम लोग कैसे रह पाएंगे, हम लोग 100 साल भी जिएंगे कि नहीं जिएंगे इसका कोई गारंटी नहीं रहता है आज के समय में। तो 25 लाख वर्ष कौन समझ सकता है। तो इसको हम लोग एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि प्रजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इवोल्यूशन कैसे आया। तो सबसे पहले हम लोग इवोल्यूशन जो है हमारा, यानी जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहता है, यानी विकासवाद का सिद्धांत ये कहता है कि विकासवाद की प्रक्रिया में जीवों की उत्पत्ति जो है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि पेड़ के जैसा ये ब्रांचिंग है। पहले जो जीव है वो शुरू में हम लोग जानते हैं कि सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति हुआ, जो बहुत सिंपल था, जिसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो था वो बहुत सिंपल था और वो देखने में बहुत जो है सामान्य दिखता था। यानी सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले डेवलप हुआ, जिसमें हम लोग कहते हैं कि अगर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर अगर आप बनाइएगा तो ब्रांच आया, पहले बैक्टीरिया आया, ये बैक्टीरिया का बहुत सारा टाइप आया, उसमें आर्ची बैक्टीरिया आया। आज भी आर्ची बैक्टीरिया जो है आपका एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो है बैक्टीरिया का बहुत सारा प्रजाति आया, फिर उसमें साइनोबैक्टीरिया आया, ब्लू ग्रीन एल्गी आया, साइनोबैक्टीरिया आया, उसके बाद जो है आपका और बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हुआ। इस तरह से ये चेन जो है ये बनते गया, ये ब्रांच जो है वो बढ़ते गया और इसी तरह से जो है ट्री लाइक स्ट्रक्चर से जो है ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, जिसमें पुराना ऑर्गेनिज्म जो सिंपल था वो पहले आया। एंड द स्लो एंड स्टडी प्रोसेस जो है ये क्रमशः चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो धीरे धीरे लगातार निरंतर चलने रहने वाली प्रक्रिया है, जिसमें एक सरल जीव से एक जटिल जीव की उत्पत्ति होती है, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। एंड दिस इज कॉल्ड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इसी को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। विकासवाद का सिद्धांत यही बोलता है कि सरल जीव से जटिल जीव की उत्पत्ति होती है। यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे एक जीव के विकास में ये रोल अदा करती है और जो साधारण ऑर्गेनिज्म से एक जटिल ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है। और आज हम लोग एक
ह्यूमन बींग्स जो हैं, होमोसेपियंस जो डेवलप होकर बने हैं, पहले मंकीज, उसमें भी बहुत सारा चिंपैंजी, गोरिल्ला, उसमें बहुत सारा प्रजाति बना, उनका एक ब्रांचिंग बना, वो डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स की तरफ हम लोग बढ़े। तो जो पुराना ऑर्गेनिज्म था वो बट गया, फिर ब्रांच होते गया, उसका और ब्रांच होते गया, और बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, विकासवाद इस प्रक्रिया में चला और सिंपलर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। और ये डेवलपमेंट लगातार चलता है और एक नई स्पीसीज को बनने में, यानी एक नई प्रजाति को बनने में, हमने तो कहा कि लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स लगते हैं, यानी 25 लाख वर्ष का समय बीत जाता है, तब जाकर के जब वेरिएशन होता है, यानी जब रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशन, विभिन्नताएं होती हैं, वो विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी पास आउट होती है और धीरे धीरे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जब वो जमा हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाता है वो कैरेक्टर, तो उसको मॉडिफाई करके एक नया ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति 25 लाख वर्ष के बाद होता है और एक नया स्पीसीज बनता है जो कि अपने पुराने स्पीसीज से डिफरेंट होता है। तो इस तरह ये विकासवाद की प्रक्रिया जो है, यानी इवोल्यूशन की प्रक्रिया जो है वो चलती है। तो हम लोग सबसे पहले अपने में इस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के पहले डिफाइन कर लेते हैं कि इवोल्यूशन है क्या एक्चुअली में। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन? पहले इवोल्यूशन क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद लामार्किज्म की थ्योरी पर हम लोग आएंगे और उसका डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इवोल्यूशन क्या बोलता है? वही बात है जिसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। इसको आप नोट डाउन कर ले सकते हैं अपने पीडीएफ में से, और आप अपना इसको एक नोट्स बना करके इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, लामार्किज्म की थ्योरी अगर आपकी परीक्षा में आती है तो आप इसको इतना लिखते हैं तो यू विल गेट गुड मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसमें हम लोगों को जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को शुरू में उसके बारे में लिखना है तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर देते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ एन एंटाइटी, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म का, इन द कोर्स ऑफ टाइम, ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टेट इज नॉन एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि द डेवलपमेंट ऑफ एन एंटाइटी इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के अनुसार ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टेट इज नॉन एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। उसको हम लोग विकासवाद बोलते हैं, ये विकासवाद कहा जाता है, इवोल्यूशन कहा जाता है। उसी को हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बनने की प्रक्रिया जो स्लो एंड स्टेडी चेंजेज है, इसको हम लोग विकासवाद कहते हैं। ये इवोल्यूशन है। अब जो लामार्किज्म है, जॉन बैप्टिस्ट डी लामार्क, यानी कि लामार्क के नाम से फेमस हुए, जैसे डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नाम है, लेकिन डार्विन डार्विन हम लोग बोलते हैं। तो जीव विज्ञान में लामार्किज्म, लामार्क का थ्योरी, एक लामार्क नाम के बायोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने लामार्किज्म की थ्योरी को दिया था। तो सबसे पहले जो है लामार्किज्म थ्योरी को हम लोग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स आपके सिलेबस में भी यही दिया है। और दिस थ्योरी, यानी ये थ्योरी को दूसरा एक नाम से भी हम लोग जानते हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। क्योंकि लामार्क का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल इसी बात पर आधारित है कि अगर ऑर्गेनिज्म किस अपने शरीर के किस ऑर्गन का इस्तेमाल करता है, यूज करता है, और किस ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं करता है, उसके आधार पर उसका फ्यूचर में उस ऑर्गन का रोल जो है वो निर्धारित होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं जिन्होंने अपने ड्यू कोर्स, यानी अपने टाइम के दौरान, अपने लिविंग स्टाइल के दौरान अपने आप के विंग्स का, अपने पंख का उड़ने में इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने उसका इस्तेमाल कम कर दिया, उसका यूज नहीं किया, तो एक तरह से डिसयूज हो गया। तो उनका पंख जो है अब वो काम नहीं करता है, फंक्शनलेस हो गया एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि फंक्शनलेस ऑर्गन की तरह, बिना काम करने वाले ऑर्गन की तरह है तो जरूर, लेकिन वो काम नहीं करता है क्योंकि उन्होंने उस अपने ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं किया। तो वो ऑर्गन जो है रहते हुए भी कोई काम का नहीं है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है और वो ऑर्गेनिज्म अब उस अपने पंख का इस्तेमाल उड़ने में नहीं करता है और उसको हम लोग फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। जैसे आप देखते हैं ऑस्ट्रिच है, पंख रहते हुए भी उड़ नहीं सकता है, ईमू है, पेंगुइन है, कीवी है, ये सब एग्जाम्पल है फ्लाइटलेस बर्ड्स का।
जिन्होंने अपने पंख का इस्तेमाल नहीं किया, उसको डिसयूज किया, तो वो ऑर्गन वेस्टिजियल हो गया। इसलिए थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो लामार्किज्म का थ्योरी कहलाता है, उसका एक और नाम है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो ये हम लोगों को अभी करना है लामार्किज्म थ्योरी को थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स और थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, फ्रांस के बायोलॉजिस्ट से आपके लामार्किज्म, जिनका पूरा नाम था जॉन बैप्टिस्ट डी लामार्क, जिनका जीवन काल है 1744 से 1827 ईस्वी तक वो रहे। तो उन्होंने 1809 ईस्वी में 1809 में एक अपना बुक लिखा था जिसका नाम था फिलोसफी जूलॉजिक्यू। इसको आप इंटरनेट में भी अगर सर्च करेंगे तो पूरी बुक वो आ जाएगी, लामार्किज्म के द्वारा लिखी गई फिलोसफी जूलॉजिक्यू नाम की बुक में उन्होंने अपने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया था, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। कैसे कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी पास आउट होता है, वो एक जीव से दूसरे जीव के दूसरे पीढ़ी में पास होता है और पास आउट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स और द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ये लामार्क ने 1809 में अपने बुक फिलोसफी जूलॉजिक्यू में दिया था। लामार्किज्म का क्या कहना था, इसको जरा समझते हैं। किस आधार पर उन्होंने इसको यूज एंड डिसयूज का सिद्धांत कहा? तो लामार्क वाज कन्विंस्ड दैट स्पीसीज वर नॉट कांस्टेंट। उसका कहना था, लामार्क जब पूरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो लामार्क एक कंक्लूजन पर निकले। उनका कहना था कि स्पीसीज, ये कन्विंस्ड थे वो पूरी तरह से, और इस बात को उन्होंने कहा कि स्पीसीज वाज नॉट कांस्टेंट, मतलब कोई प्रजाति बन गया है तब उससे नया प्रजाति नहीं बनेगा, वो एकदम स्थिर हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, ऐसा नहीं है। नॉट कांस्टेंट बट वे रादर, लेकिन वे जो है डिराइव्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज। वो आया किससे है? अपने पहले वाली प्रजाति से। अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए एक सामान्य उदाहरण हम लोग लेते हैं कि बर्ड्स का इवोल्यूशन कहां से हुआ है, तो बर्ड्स का इवोल्यूशन रेप्टाइल्स से हुआ है। यानी रेप्टाइल्स जो है वो पहले छलांग लगाता था, कुछ जो है फुदकता था, तो धीरे धीरे उसने उड़ने का स्टाइल में बन गया, उसमें विंग्स आ गए और वो डेवलप कर गया बर्ड्स में। उसी तरह रेप्टाइल्स क्रॉल करता था, तो रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट जो है एम्फीबियन से, वो भी क्रॉल किया, थोड़ा थोड़ा जंप मारा, तो वो क्रॉल करके लिम्बलेस हो करके इस तरह से जो है वो आपका डेवलप कर गया आपका रेप्टाइल्स में। तो एंसेस्टर यानी प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज, पहले से एग्जिस्टिंग स्पीसीज से एक स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ है, वो आया है, ऐसा मानना था लामार्क का। लामार्क ने ये पूरी तरह से कन्विंस्ड थे। दिस आइडिया वाज इन कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन इनका जो दिया गया आइडिया था वो लोगों में अभी भ्रम पैदा कर रहा था, वो बहुत पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। विद द व्यू प्रीवियसली एट दैट टाइम एंड वाज स्पेशल क्रिएशन। उस समय लोग उसमें थोड़ा कंफ्यूज थे, और वो फिर बात को रखने के लिए लामार्क ने अपना सिद्धांत को कुछ एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया कि कैसे ये थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स है, इसको आप समझिए। तो उसमें उनका क्या क्या पोस्टुलेट्स था लामार्क का, वो हम लोग देखते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ लामार्किज्म। सबसे पहले लामार्किज्म ने ये बताया कि जो भी ऑर्गेनिज्म को आवश्यकता है, न्यू नीड्स, उसको कुछ आवश्यकता महसूस हुई भाई, वो चाहता है कि हमको कुछ नया आवश्यकता है, हम को कुछ रिक्वायरमेंट है, हर ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होता है, उसको आवश्यकता पड़ती है। तो न्यू नीड्स एक पोस्टुलेट्स दिया लामार्क ने कि नई आवश्यकता, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर नया नीड हमको कब है, जैसे मान लीजिए अगर हमको बहुत अच्छे ढंग से खाने पीने के लिए हवा है, सांस लेने के लिए गर्मी नहीं होगी, मान लीजिए आदमी को बहुत गर्मी लगता है तो नया आवश्यकता खोजता है, पंखा से काम नहीं चलता है तो कूलर लगाता है, कूलर भी उसको सही नहीं लगता है तो एसी
अगर उसका एफर्ट कर पाता है तो वो एसी की तरफ देखता है, लेकिन उसको नई आवश्यकता महसूस होती है। ये आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? ये आवश्यकता इन्वायरमेंट में होने वाले परिवर्तन के कारण हो रही है। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस तो होगा ही, क्योंकि हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वातावरण में परिवर्तन होगा। ये हम कैसे मान ले कि परिवर्तन नहीं होगा? परिवर्तन होगा ही, चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, उसमें एयर में चेंज होगा, विंड में चेंज होगा, माइग्रेशन होगा, कोई जैसे दूसरे जगह जाएगा तो भी उसका परिवर्तन हो जाएगा वातावरण। तो एनी चेंज इन इन्वायरमेंट कह रहा है ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लाइट का हो गया चेंज, टेम्परेचर का चेंज हो गया, एयर का हो गया, फूड की अवेलेबिलिटी कम हो गई या बढ़ गई, ऐसा भी कोई चेंज हो सकता है, माइग्रेशन में हो गया, इज द ओरिजिन ऑफ न्यू नीड्स। और इन्वायरमेंट में होने वाला चेंज जो है वो नई आवश्यकता की का मेन कारण है कि उस परिवर्तन के कारण, चेंज होने के कारण नया नीड्स पैदा होगा। इन न्यू इन्वायरमेंट, उस नए परिवर्तित वातावरण में ऑर्गेनिज्म एक्सर्ट स्पेशल एफर्ट्स इन हैबिट्स एंड बिहेवियर फॉर अडेप्टिंग इन द न्यू इन्वायरमेंट। अब ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? वातावरण चेंज हो जाएगा। आज हम लोग बहुत अधिक गर्मी लग रही है तो हम अपने अंदर कुछ नए तरह का एडेप्टेशन कर रहे हैं। कोई पार्क में चला जाता है, कोई और कुछ दूसरे तरह का आइडिया इवॉल्व करता है, लाता है, जिससे उस चेंज इन्वायरमेंट में वो अपना तालमेल बिठा सके, उसके अनुसार उसकी आवश्यकता आती है। तो यही चीज यहां भी लामार्क ने अपने पोस्टुलेट्स में कहा कि न्यू इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म एक्सर्ट स्पेशल एफर्ट, वो कुछ खास तरह का प्रयास करता है अपने वातावरण के साथ, अपने हैबिट्स में, अपने निवास में, एंड अपने परिवर्तन, अपने व्यवहार में, बिहेवियर फॉर एडेप्टिंग, ताकि उसके साथ वो तालमेल बैठा सके इन द न्यू इन्वायरमेंट, उस चेंज इन्वायरमेंट में, परिवर्तित वातावरण में अपने आप को ढाल सके। अब इसके लिए अपने सिद्धांत पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद लामार्किज्म ने यूज एंड डिसयूज को समझा और उसी को उन्होंने आधार बनाया। कहा कि नहीं, देखिए ऐसा हो रहा है ऑर्गेनिज्म के साथ कि नए इन्वायरमेंट में परिवर्तन होने पर नया एडेप्टेशन उसको करना पड़ रहा है, नई संभावनाएं उसको तलाश करनी पड़ रही है ताकि उस परिवर्तित वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर सके। इसके लिए उन्होंने बताया कि देखिए वो यूज कर रहा है। कैसे यूज कर रहा है? एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर्स, वो जो कुछ भी अपने अंदर नया कैरेक्टर ला रहा है वो बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, वो अपने ऑर्गन्स में, अपने हैबिटेट के अनुसार, अपने निवास स्थान के अनुसार, अपने परिवर्तित वातावरण के अनुसार जो अपना वो चेंज कर रहा है, अपने ऑर्गन्स का यूज एंड डिसयूज के आधार पर कर रहा है। तो कैसे उन्होंने बताया, देखिए इसको सबसे पहले कैरेक्टर जो भी आया है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के आधार पर आया। उन्होंने कहा फॉर एडेप्टेशन इन न्यू इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट तो बदल गया है, नई परिस्थितियां अब आ गई है, तो वो नई आवश्यकताएं महसूस होने लगी है ऑर्गेनिज्म को, न्यू नीड्स, और उसके लिए वो एक्विजिशन इन न्यू इन्वायरमेंट, ग्रेटर यूज ऑफ सर्टेन बॉडी ऑर्गन्स बिकम मोर इफिशिएंट एंड डेवलप। अब लामार्क का कहना है कि उस परिवर्तित वातावरण में अपने ऑर्गेनिज्म जो है अपने बॉडी के जिस ऑर्गन का ज्यादा इस्तेमाल करता है वो ऑर्गन उसका बहुत प्रभावी बन जाता है, बिकम मोर इफिशिएंट एंड मोर डेवलप, और वो ज्यादा डेवलप भी हो जाता है क्योंकि उसका वो प्रयोग कर रहा है। अब जैसे आप भी देखते हैं कि कोई सामान से हम लोग चाकू से बार बार काटते हैं, या जिस चीज का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो धारदार हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है, वो भोथरा नहीं रहेगा, वो डेवलप कर जाएगा। तो उसी तरह उसको प्रयोग में करते हुए जब वो अपने ऑर्गन का बहुत ज्यादा प्रयोग करता है तो वो ऑर्गन उसका इफिशिएंटली डेवलप कर जाता है और बहुत ज्यादा वो कारगर हो जाता है। जैसे रेसलर है, अब अपने वो बॉडी मसल्स को बहुत ज्यादा बनाता है, उसका बार बार प्रयोग करता है, उसको उस पर वो ध्यान देता है, उसको डेवलप करता है, तो उसका डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। इसी आधार पर अपने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ में ये लामार्किज्म ने भी कहा कि फॉर एडेप्टेशन इन न्यू इन्वायरमेंट ग्रेटर यूज ऑफ सर्टेन बॉडी ऑर्गन्स, कुछ बॉडी ऑर्गन्स का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, वो ज्यादा प्रभावी बन के और ज्यादा डेवलप भी कर गया। अच्छी बात है, डेवलप कर भी रहा है। आप भी देख रहे हैं कि अगर कोई ये रेसलर अगर अपना बॉडी ऑर्गन्स को डेवलप करेगा तो बनेगा ही। तो ये
होता ही है, और इसी आधार पर उन्हें तर्क संगत देने का अपना प्रयास किया और इसको जो है प्रूफ भी किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, एक ऑर्गन का तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो बहुत इफिशियंट हो रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपने चेंज इन्वायरमेंट में डिसयूज और लेसर यूज ऑफ सर्टेन बॉडी ऑर्गन्स हेल्प देम टू डिजेनरेशन और डिसअपियरेंस ऑफ दोज ऑर्गन्स। कह रहा है भाई कि अगर आप बाकी जो ऑर्गन है, सर्टेन ऑर्गन जो बॉडी का, जिसका आप इस्तेमाल कम करने लगे हैं, तो वो धीरे धीरे गायब होते जा रहा है, वो लेस इफिशियंट बनते जा रहा है, वो है भी तो कोई काम का नहीं है, या तो फिर गायब हो जा रहा है। ये बात उन्होंने बताया। अब ये जो कैरेक्टर नया ऐड किया अपने अंदर ऑर्गेनिज्म उस चेंज इन्वायरमेंट में, तो वो तो पास आउट हो जाएगा, क्योंकि वो कैरेक्टर वो डेवलप किया, उसमें जेनेटिकली वेरिएशन हुआ, जीन में उत्परिवर्तन हुआ, जीन में चेंज हुआ, तो जो एक्वायर कैरेक्टर है दैट हैज बीन पास टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट हैज बीन इनहेरिटेड, दैट हैज बीन हेरिडिटरी पास, यानी वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाएगा, और जो नहीं यूज होगा वो गायब हो जाएगा, वो भी नहीं आएगा। तो इसको उन्होंने सपोर्ट में कहा, ये देखिए कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, पहले तो एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स है। जो कैरेक्टर ज्यादा यूज होगा, मतलब जो ऑर्गन्स वो कैरेक्टर यूज में आ जाएगा, वो एक्वायर हो जाएगा, जो नहीं होगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा बात उन्होंने बताया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, अब ये कैरेक्टर तो आपके अंदर आ गया, आपने एक नया कैरेक्टर नए परिस्थितियों में डेवलप कर लिया, उसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज्यादा यूज होने के कारण तो वो ऑर्गेनिज्म में दिखने लगा, वो प्रभावी लक्षण आ गया। अब वो फेवरेबल कैरेक्टर्स एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन वन जनरेशन आर ट्रांसमिटेड बाय हेरिडिटी टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये जेनेटिकली चेंज हुआ है, तो वो नई पीढ़ी में भी जाएगा और वो नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट कर देगा। ये तो होगा ही, क्योंकि कैरेक्टर में अगर चेंज आएगा, फेवरेबल कैरेक्टर्स एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म in one generation are transmitted by heredity to the next generation, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी हस्तांतरित हो जाएगा, चला जाएगा। Offsprings in next generation are born free to face the changed environmental condition। अब उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म जो पैदा होगा, वो नए कैरेक्टर को लेकर के आएगा, उस चेंज कैरेक्टर को, और उस एनवायरनमेंट के साथ वो अपने आप को फिट कर लेगा, क्योंकि उसने अपने पूर्वजों के द्वारा, अपनी पहली पीढ़ी के द्वारा दिया गया बेस्ट यूज वाला जो कैरेक्टर था, उसको उन्होंने एडप्ट कर लिया, वो प्राप्त कर लिया, तो अब उस चेंज एनवायरनमेंट में भी रह जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कैरेक्टर है जो उसने एफर्ट से एक्विजाइट किया था, यानी जो ग्रहण किया था पहली पीढ़ी वाला, वो दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर कर दिया, उसको खुद मिल गया, सुपर फाइन होकर के मिल गया, नए कैरेक्टर भी ऐड करेगा और बेहतर बनेगा, और उस चेंज इन्वायरमेंट में अपने आप को सस्टेन भी कर लेगा। तो ये लामार्क का कहना था कि फील द फेस टू द चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो उस सिचुएशन को फेस करने के लायक बन जाएगा, क्योंकि वो तो एडप्ट कर, मतलब वो तो कैरेक्टर ट्रांसमिट करके आया है, उसको मिल गया पहली पीढ़ी से ही। तो ये बताया आपको लामार्क का कहना था। देखिए, इसके लिए जो है हम लोग भी देखते हैं कि लामार्क ने अपने पोस्टुलेट्स को, अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए जिराफ पर किए गए एक्सपेरिमेंट को दिया था। जिराफ क्या था? तो अगर आप बात करें जिराफ को, तो जिराफ शुरू में इतनी लंबी गर्दन वाला जानवर नहीं था। जिराफ इज द एंसेस्टर ऑफ डियर। जैसे स्पॉटेड आप धारीदार आप देखते हैं कि हिरन के शरीर के ऊपर जो दाग होता है, वैसा दाग धारीदार वो जिराफ के पास भी है, लेकिन हिरन से उसकी लंबी गर्दन है। तो ये अपने आप में डेवलप नहीं हुआ, उसी का वो पूर्वज है, उसी से वो प्राप्त किया है, लेकिन उसने उन नई परिस्थितियों में अपनी गर्दन को ज्यादा यूज किया, जिसके कारण उसकी गर्दन और उसके पैर भी जो थे वो लंबे हो गए। जैसे मान लीजिए अगर आदमी को सामान्य, जिससे वो चारा खाता है, तो अगर वो सामान्य हाइट पर उसको मिल जाता, वो धीरे धीरे खा लेता,
लेकिन जब धीरे धीरे नीचे के सारे चारे वेजिटेशन जो जमीन पर था वो खत्म हो गया, तो वो ऊंची जगहों पर जो पत्तियां थी अब वही बची हुई थी, उसको खाने के लिए जिराफ को क्या करना पड़ा, अपनी गर्दन उठानी पड़ी, अपने पैरों को उठाना पड़ा। एंड इन ड्यू कोर्स द मोर एंड मोर यूज, करा कि ज्यादा से ज्यादा यूज करने के कारण अपने पैरों को, अपने गर्दन को स्ट्रेच करने के कारण जो है, खींचने के कारण जो है, उसकी गर्दन धीरे धीरे डेवलप हो गई और वो गर्दन भी लंबी हो गई, पैर भी लंबे हो गए। और जिराफ जो अभी हम लोग देख रहे हैं उस पर नई परिस्थिति का देन है कि उसके वेजिटेशन, उसका फूड का समाप्त होने के कारण, इन्वायरमेंट बदल जाने के कारण उसने अपने ऑर्गन्स का ज्यादा इस्तेमाल किया और उसके अंदर वो डेवलप कर गया। यही सपोर्ट में जिराफ का एक्सपेरिमेंट के लिए जो लामार्क ने अपनी थ्योरी को दिया था, यूज एंड डिसयूज ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। तो ये भी आप देख रहे हैं शॉर्ट नेक एंसेस्टर था, उससे ये डेवलप किया कीप स्ट्रेचिंग नेक टू रीच लीव्स हायर अप ऑन ट्रीज, जो बहुत ऊंची तक जो पत्तियां हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उनको लेने के लिए ये अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया, अपने खिंचाव किया और उसकी गर्दन लंबी होगी, पैर लंबे हो गए, स्ट्रेचिंग नेक अंटिल इट बिकम्स लॉन्गर। और ये जब तक लॉन्गर हो गया और उन पत्तियों को अच्छी तरह से मिल गया, एडप्ट कर लिया, उसमें ग्रहण करने की क्षमता बन गई और वो उसका ऑर्गन डेवलप कर गया। और अब जो नया जनरेशन में वो पास कर दिया और जो नई जनरेशन की पीढ़ी जिराफ की आई, उस एक्वायर्ड कैरेक्टर को ग्रहण कर लिया और अब जो नई पीढ़ी का जो जिराफ पैदा हुआ वो लंबी गर्दन और लंबी पैर लेकर के पैदा हुआ और उस बदले इन्वायरमेंट में फिट हो गया और इसी तरह से वो जो है हेरिटेरी कैरेक्टर पास आउट होते गया और एक नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ये डेवलपमेंट लगभग 25 लाख वर्ष लग जाते हैं, बहुत लंबे समय के बाद होता है, जिसको हम समझ सकते हैं, देखना तो संभव नहीं है। तो ये था थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में लामार्किस ने इस जिराफ पर के एक्सपेरिमेंट के आधार पर अपना एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया कि यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी ऑर्गन, उपयोग एंड बिना उपयोग का सिद्धांत जो बोलता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, ये लामार्किज्म ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स और द यूज ऑफ एंड डिसयूज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स को दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेवरेट उनका एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने जिराफ की लंबी गर्दन और लंबी टांगों के आधार पर किया था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होगा। नया कैरेक्टर तब ऑर्गेनिज्म के अंदर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब धीरे धीरे जो बढ़ते जा रहा है तो इस नए कैरेक्टर के कारण जो है स्पेसिएशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन। नई प्रजाति का जन्म लेना एग्जिस्टिंग प्रजाति से, प्री एग्जिस्टिंग से ही होगा, उसको हम लोग स्पेसिएशन कहते हैं और ये लंबे समय के बाद होगा, ऐसा नहीं तुरंत हो गया। तो इन ईच एंड एवरी जनरेशन, आपको अभी बताया कि भाई नया कैरेक्टर यूज किया तो पास आउट कर दिया, न्यू कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म नया कैरेक्टर तो एक्वायर कर रहा है ईच एंड एवरी जनरेशन, वो कुछ ज्यादा यूज कर रहा है तो नया डेवलप कैरेक्टर वो ला रहा है, एंड विच आर ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, अब वो नई पीढ़ी को भी दे रहा है, दूसरी पीढ़ी में चला जा रहा है। इन दिस वे न्यू कैरेक्टर गेट्स एक्यूमुलेट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब हर पीढ़ी दर पीढ़ी नया कैरेक्टर जो है वो जमा हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ऑर्गेनिज्म, अपने पुराने पूर्वज की तुलना में उसमें बहुत सारे नए कैरेक्टर जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। अब एंड आफ्टर वेरी लार्ज नंबर, और बहुत बार ऐसा होने के बाद, और मेनी नंबर ऑफ जनरेशन, 50, 60, 100 पीढ़ी, बहुत सारी पीढ़ियों के बाद, लगभग हम तो 25 लाख वर्ष की बात कर रहे हैं, उतने पीढ़ियों के बाद द एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज मॉडिफाइड इनटू अ न्यू स्पीसीज। तो जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज था उसमें इतने ज्यादा कैरेक्टर डेवलप कर गया, नया कैरेक्टर, कि वो मॉडिफाई होकर एक नया प्रजाति बना लिया, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज एंड इज कॉल्ड स्पेसिएशन। और उसी को हम लोग स्पेसिएशन कह रहे हैं, नई प्रजाति की उत्पत्ति होना,
पहले से जो है प्रजाति उसमें परिवर्तन हो करके, क्योंकि नया कैरेक्टर धीरे धीरे ऐड होते गया तो कैरेक्टर जमा हो करके बहुत ज्यादा अंतर हो गया, जिसके कारण वो मॉडिफाई होकर के परिवर्तित होकर एक नई प्रजाति बन गया और वो एक स्पीसीएशन का कारण बना। तो नया प्रजाति भी बन गया, हम लोग जैसे बंदर से डेवलप करके आ गए। तो इस तरह से नई प्रजाति का जन्म होता है बहुत सारे लंबे वर्षों के बाद, बहुत सारे जनरेशन के बाद, जब कैरेक्टर जो है वो चेंज होकर के एक्युमुलेट होता है, संग्रहित होता है, जमा होता है और नया कैरेक्टर बन जाता है, तो वो एक नई प्रजाति की उत्पत्ति का कारण बनता है। समझ गए? इसमें अकॉर्डिंग टू लामार्क जो है स्पेसिएशन तो हो जाएगा नया स्पीसीज का, इज स्लो, ऐसा नहीं तुरंत हो जाए, बहुत लंबा समय लग रहा है, बहुत पीढ़ी के बाद हो रहा है, एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, और ये होगा ही, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, विच अकर्स बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस चेंजेस इन कैरेक्टर्स ओवर जनरेशन। जो क्यों हो रहा है? जो कैरेक्टर में अंतर होने के कारण, और वो कैरेक्टर जमा हो जा रहा है स्पीसीज में और बढ़ते जा रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसके कारण हो रहा है। और सो द एग्जिस्टिंग organism are the sum total of characters acquired by their predecessors in many generation। तो जो अभी प्रजाति है उसका जो चेंज कैरेक्टर है वो पूरी पहली पीढ़ी के की हुई प्रजाति का चेंज कैरेक्टर का एक जोड़ है, जो सबसे पास आउट होते होते इसके पास आ गया है। तो इस तरह से जो पीढ़ी दर पीढ़ी कैरेक्टर जा रहा है और मेनी जनरेशन के बाद और कैरेक्टर जो है जमा होकर के नई प्रजाति की उत्पत्ति का कारण बन रहा है, ऐसा थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में लामार्किज्म का मानना है। और ये ऐसा ही होता है, एक स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज जो इवोल्यूशन में हम लोगों ने पहले ही देखा होता है, उसके कारण नए ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से ये समझ रहे हैं कि आखिर ये तो हो रहा है और ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया भी है, ये होगा भी, इसको हम रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ऑर्गेनिज्म रह रहा है जिस परिस्थिति में, जिस इन्वायरमेंट में, उसका इन्वायरमेंट बदलेगा भी, उसका बहुत सारा कारण हो सकता है, उसमें लाइट में चेंजेज, उसमें टेम्परेचर में चेंजेज, उसमें वातावरण में होने वाले भोजन में परिवर्तन हो गया, भोजन खत्म हो गया या कुछ उसमें चेंज आ गया, माइग्रेशन हो गया, उसमें एयर में चेंज हुआ, इन सारी विकट परिस्थितियों में वातावरण में जो होने वाला परिवर्तन है वो उस परिवर्तन के कारण उसमें नए कैरेक्टर भी डेवलप करने होंगे अपने को उस वातावरण के साथ फिट बैठाने के लिए और सरवाइव करने के लिए। तो डार्विन ने भी तो वही कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा जो एडेप्टेशन ऑफ कैरेक्टर कर पाएगा, यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, उनका भी यही कहना था कि प्रकृति उसी को वर्ण करेगी जो उस प्रकृति के अनुसार अपने आप को फिट कर पाएगा। तो यहां भी तो लामार्क का यही कहना है कि उस बदली हुई परिस्थिति में, उस चेंज किए हुए उस नए इन्वायरमेंट में नए कैरेक्टर जोड़ करके ऑर्गेनिज्म जो है बेहतर अपने आप को बना सकता है, और वो नया कैरेक्टर जो एक्वायर करेगा वो दूसरी पीढ़ी में चला जाएगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास आउट हो जाएगा, और इस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो बेहतर बनते जाएगा, और यही कैरेक्टर जब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उससे नई और प्रजाति का उत्पत्ति हो जाएगा। तो यही स्पेसिएशन है, यही कारण बनता है नई प्रजाति की उत्पत्ति का। तो ये हम लोगों ने देखा। अब इसके लिए कुछ एविडेंस अपने थ्योरी के सपोर्ट के लिए वो आपको अपने एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि ये तो आप 11वें ये लामार्किज्म ने कहा, यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, ये हो रहा है और ये इस परिस्थिति में क्यों हो रहा है ये भी बताया। अब इसके कारण जो है नया कैरेक्टर आ रहा है, नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो रहा है, स्पेसिएशन हो रहा है, इसका एविडेंस क्या है? आप कह देंगे ऐसा तो चलेगा नहीं, तो इसके लिए उन्होंने कुछ जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके कुछ जो है साक्ष्य दिया, प्रूफ दिया, एविडेंस दिया। तो उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या एविडेंस दिया गया था इन सपोर्ट ऑफ लामार्किज्म, एविडेंस गिवन इन सपोर्ट ऑफ लामार्किज्म। चलिए इसमें देखिए आप, यहां लिखा हुआ है कि एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ लामार्किज्म। लामार्किज्म ने जो थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स और द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर दिया था, उसके लिए उन्होंने 3 प्रूफ दिया। 3 proofs has been given by
लामार्किन, साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में, प्रूफ। पहला वाला तो जिराफ पर एक्सपेरिमेंट है जो हमने आपको बताया, उस पर उन्होंने बात किया और उसका एक साक्ष्य दिया। तो उनका कहना था कि डियर लाइक एंसेस्टर, जैसे हम लोग देख रहे हैं हिरन का ये प्रजाति है, हिरन की प्रजाति से यह उत्पत्ति हुआ है। डियर इसका एंसेस्टर है, इसका पूर्वज है। ऑफ जिराफ, जिराफ का, दे हैव स्मॉल नेक एंड 4 लिम्स। शुरू में ऐसा जिराफ नहीं था, शुरू में उसकी गर्दन छोटी थी और उसका पैर भी छोटा था अभी वाले की तुलना में, हिरन से थोड़ा बड़ा था, हिरन से वो डेवलप किया। लेकिन दे लिव्ड इन प्लेसेस, वो ऐसे जगह पर रहने लगा जहां पर वातावरण परिवर्तित हो गया, विथ नो सरफेस वेजिटेशन, जमीन पर कोई घास नहीं है, जमीन पर कोई वनस्पति नहीं था, कुछ भी चरने के लिए वेजिटेशन नहीं था। ये परिवर्तन हो गया, जो था वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक, जो हिरन था, डियर था, बहुत सारा जो जीव था वो तो चर के खत्म कर दिया। ऐसा थोड़े चरते गया, ज्यादा ग्रेजिंग होगा तो वो तो धीरे धीरे खत्म होगा, और उसका वेजिटेशन का कमी हो गया, नो सरफेस वेजिटेशन। सो अब उसको तो रहना है जिंदा ना भाई, उसको तो सरवाइव करना है। उस बदली हुई परिस्थिति में अपने आप को सरवाइव करने का उसको उपाय ढूंढना है। तो अब जिराफ ने क्या किया कि भाई कोई सरफेस वेजिटेशन नहीं है, तो उसने देखा इधर उधर तो बहुत, थोड़ा ऊंचाई पर तो बहुत सारी पत्तियां हैं, तो कहा कि इसको ट्राई करते हैं, आखिर भूखे पेट तो रह नहीं पाएगा, उसको तो भोजन चाहिए, दे नीड फूड। तो उसके लिए उन्होंने उपाय किया, उन्होंने अपना बॉडी ऑर्गन्स को थोड़ा, जैसे हम लोग कोई चीज ऊंचा रहता है थोड़ा प्रयोग करते हैं, थोड़ा और ऊंचा करते हैं, थोड़ा और ऊंचा करते हैं, जंप करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको पहुंच जाए, उसी तरह जिराफ ने भी ये प्रयास किया। सो दे हैड टू स्ट्रेच देयर नेक एंड 4 लिम्स, अब गर्दन भी थोड़ा खींचा, थोड़ा पैरों को भी खींचा, फॉर रीचिंग द लीव्स ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों की पत्तियां थी, पहले नीचे वाले पर ट्राई किया होगा, उन पत्तियों को, उन ब्रांचिंग पर जो पत्तियां लटकी हुई थी उस तक पहुंचने का इसने प्रयास किया, पहुंचने का कोशिश किया, पहुंचा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लाया, 2-4 पत्ता खींचा, कुछ भोजन हुआ, कुछ और स्ट्रेचिंग हुआ। ऐसा तो नहीं अचानक से एक बार गर्दन लंबा कर लिया, या हम लोग एक्सरसाइज करते तुरंत ही ऐसा हो जाता है, डेवलप हो जाता है, वो थोड़ा समय लगता है और डेवलप होता है। तो वो फिर इसी तरह से अपने गर्दन को स्ट्रेच करते लगा, आज 4 पत्ती खाया, कल 10 पत्ती खाया, और ऐसे 20 पत्ती ऐसे खाते खाते पूरा पहुंच गया उस टहनी तक, गर्दन और लंबी हो गई। तो ये उन्होंने, दे हैव टू स्ट्रेच देयर नेक, गर्दन को उसका जो है वो उसको खींचना पड़ा, एंड लिम्स, 4 लिम्स, आगे का पैर, फॉर रीचिंग द लिम्स ऑफ ट्रीज, पेड़ की पत्तियों तक पहुंचने के लिए। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ दीज कैरेक्टर्स फॉर मेनी जनरेशन, और ये तो होना ही है। अब वो नया कैरेक्टर डेवलप कर गया, उसका गर्दन पहले वाले की तुलना में बढ़ गया, उसका जो आगे का पैर था वो पहले वाले जिराफ की तुलना में बढ़ गया। अब उसके जो बच्चे हुए उसमें भी एक गुण आ गया, अब वो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो पास आउट हो गया। अब वो दूसरे जिराफ वैसा ही होकर पैदा हुआ तो उसको और सुविधा हो गई, और इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होते गया और पास आउट होते गया, और ये कैरेक्टर जो है वो बहुत जनरेशन तक चला। दिस हेल्प इन मॉडिफिकेशन कैरेक्टर एंड प्रेजेंट डे लॉन्ग नेक्ड विथ लॉन्ग 4 लिम्ब जिराफ, और ये धीरे धीरे नया कैरेक्टर उत्पत्ति होते होते उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई कि आज जो हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म में इतनी बड़ी गर्दन और इतने बड़े टांगों वाला जिराफ हम लोग देखते हैं, उसी मॉडिफाइड होने वाले, उसी बदली हुई परिस्थिति में अपने अंदर नए कैरेक्टर को जन्म लेने के कारण और वही पीढ़ी दर पीढ़ी पास होने के कारण एक नई प्रजाति का उत्पत्ति हुआ, जिसको हम लोग जिराफ के नाम से जानते हैं, जो डियर का एंसेस्टर है, डियर से उत्पन्न हुआ। तो ये स्पेसिएशन बना ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंट, वातावरण में परिवर्तन हुआ, और वातावरण में परिवर्तन के कारण उसमें नए कैरेक्टर डेवलप हुआ, और नए कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी पास हुआ और वो जमा हुआ, और उसके कारण जो है नए जीव का मॉडिफिकेशन होके उत्पत्ति हुआ। और आज हमको जो है कि प्रेजेंट डे का लॉन्ग नेक विथ लॉन्ग 4 लिम्ब जिराफ, लंबी अगली पैर और लंबी गर्दन वाला जिराफ मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला पोस्टुलेट, मतलब जो एविडेंस था, जो प्रूफ था उस जिराफ की लंबी गर्दन वाला और लंबी पैर वाला, इसके आधार पर लामार्क ने साक्ष्य प्रस्तुत किया और प्रूफ किया। दूसरा, उन्होंने एक्वेटिक बर्ड्स के बारे में भी बताया
एक्वेटिक बर्ड्स का मतलब होता है कि पानी में तैरने वाली पक्षियां। तो पानी में तैरने वाले, आप कहेंगे पानी पानी में तैरता है, भाई बत्तख तैरता है, हंस तैरता है, गूज तैरता है, गूज। तो डक है आपका, और स्वान और गूज, ये एक्वेटिक बर्ड्स के बारे में उन्होंने बात किया। और इसका वो एग्जाम्पल भी दिया, ऐसा बात नहीं है, प्रूफ के साथ, साक्ष्य के साथ जो है, एविडेंस को लामार्किज्म ने प्रूफ किया, इसको प्रूफ किया। देखिए इसमें क्या उनका कहना है कि जो ये पक्षी है, जैसे बत्तख, तो जमीन पर रहता रहता फिर पानी में चला जाता है, पानी में उसको पसंद है, तो ये डेवलप हुआ टेरेस्ट्रियल बर्ड से, यानी कि जमीनी पक्षी से ये डेवलप करके ऐसा कैरेक्टर लाया। इसका पूर्वज था, एंसेस्टर था। अब इसमें टेरेस्ट्रियल बर्ड्स एंसेस्टर है। कंटिन्यूड डिसयूज ऑफ विंग्स टू दीज बर्ड्स रिड्यूस देयर विंग्स। अब इनका क्या हुआ कि ये उड़ने नहीं लगा, ये अपने पंखों का और पक्षियों की तुलना में प्रयोग करना कम कर दिया, और लगातार ये इसने किया, तो जिसके कारण जो है इसका पंख जो है छोटा हो गया, रिड्यूस हो गया, और अब ये उड़ने जैसा भी नहीं रह गया। जैसे है क्या कि आप भी कोई काम को एकदम करते हैं तो तुरंत आपको एकदम आदत बनी हुई, तुरंत कर लेते हैं। आप धीरे धीरे उसको छोड़ देंगे तो धीरे धीरे आपका एफिशिएंसी घटेगा ही, और ये पंख का इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे उसका पंख घट गया, रिड्यूस हो गया, और टेरेस्ट्रियल बर्ड्स की तुलना में ये घट गया और ये उड़ नहीं पाया। अब इसके बदले में ये क्या किया, तो पानी में गया, पानी जैसा नेचर हो गया, तो इसको कुछ नए कैरेक्टर डेवलप कर गया उस वाटर वाला परिस्थिति के कारण। अब ये नया डेवलप किया, क्या डेवलप किया, इसके स्किन जो थे, जो चमड़े, वो स्ट्रेच हो गया, फैल गया बिटवीन टोज। अब बत्तख अगर आप पैर देखेंगे तो उसके जो फिट है पैरों के बीच में, उसमें जो है चौड़ा रहता है और वेब्ड फिट होता है, जुड़ा हुआ। अब उसको वो गद्देदार पैरों के से वो तैरता है, बेहतर स्थिति प्रदान किया, बेहतर डेवलपमेंट हुआ, उसके कारण जो है बिटवीन टोज हेल्प टू ग्रो वेब्ड टोज, और उसको तैरने में मदद किया। और उस चेंज इन्वायरमेंट में उस वाटर एक्वेटिक बर्ड्स वो अच्छी तरह से तैरने लगा, और ये कैरेक्टर धीरे धीरे वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास करते गया तो वेब फिट वाला बत्तख बन गया, स्वान बन गया, और ये डेवलप करके नया प्रजाति भी आ गया। तो ये सपोर्ट दिया आपने यूज एंड डिसयूज थ्योरी के लिए लामार्किज्म ने, कि कैसे एक्वेटिक बर्ड्स जो है वो वेब्ड टोज अपने अंदर डेवलप किया और रिड्यूस कर गया उसका पंख उस चेंज इन्वायरमेंट के कारण, और वो धीरे धीरे अपनी पीढ़ी को देते गया, एक्यूमुलेट होते गया, और नया पीढ़ी बन के एक हंस और एक स्वान का डेवलपमेंट हुआ फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर बर्ड्स से। जमीनी बर्ड से ये पानी वाला जीव भी, बर्ड्स भी, चिड़िया भी उत्पत्ति हो गया। नेक्स्ट जो है आपका, और उनका एक तीसरा 3 साक्ष्य दिया था, तो तीसरा साक्ष्य में उन्होंने बताया, देखिए एक फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में। फ्लाइटलेस बर्ड्स का क्या है कि फ्लाइटलेस बर्ड्स में जो उड़ नहीं सकता, जैसे बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन, ईमू आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। ये तो उड़ता नहीं है, क्योंकि पंख रहते हुए भी नहीं उड़ता है। ऐसा नहीं कि इसमें पंख नहीं है, पंख है, लेकिन पंख जो है वो काम नहीं करता है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। फ्लाइंग एंसेस्टर इसका था पहला, पूर्वज तो इसके उड़ते थे। लिव्ड इन वेल प्रोटेक्टेड एरियाज विथ प्लेंटी ऑफ फूड, बहुत सारा प्रोटेक्टेड एरिया में प्लेंटी ऑफ फूड रहता है, तो उड़ने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही मिल गया तो चल के ही खा लिया भाई, तो उड़ेगी क्यों। तो प्लेंटी ऑफ फूड होने का आवश्यकता है उसको महसूस नहीं हुई, तो वो पंखों का इस्तेमाल कम कर दिया, जिसके कारण वो काम करना बंद कर दिया। कंटिन्यूड डिसयूज ऑफ विंग्स चेंजेस द विंग्स इनटू वेस्टिजियल विंग्स। अब ये लगातार अपने पंख का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये बदल करके फंक्शनलेस ऑर्गन में काम करने लगा, यानी अब ये काम करना बंद कर दिया। और जो ऑर्गन हमारा काम नहीं करता है, जिसका कोई बॉडी में है तो जरूर, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी वो हमारा अवशेषी अंग है, एक अवशेष मात्र रह गया है, उसको वेस्टिजियल ऑर्गन यानी अवशेषी अंग कहते हैं।
यानी अंग हमारे बॉडी के अंदर जरूर है, लेकिन वो कोई कार्य नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। उसके रहने नहीं रहने से हमारे शरीर पर कोई अंतर भी पड़ने वाला नहीं है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर अपेंडिक्स है, वर्बी फॉर्म अपेंडिक्स, जो फिंगर लाइक उंगली लाइक प्रोजेक्शन है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट में सीकम के बगल में, उसका कोई यूज नहीं है। अगर किसी का ऑपरेशन करके अपेंडिक्स डॉक्टर निकाल देता है तो अच्छा है, उसको अपेंडिक्साइटिस कभी नहीं होगा और उसके कोई फंक्शन पर भी अंतर नहीं पड़ने वाला, कोई काम तो करता नहीं है, तो बेकार है। तो उस अवशेषी अंग का कोई रोल नहीं है और वो अवशेषी अंग बन गया। इसका पंख रहते हुए भी इसका उड़ने में कोई मदद नहीं किया, तो ये फ्लाइटलेस बर्ड्स में कहाँ उड़ता है? ईमू पेंगुइन ये सब नहीं उड़ता है, क्योंकि ये चल करके दौड़ करके तेजी से जा करके और उस पैरों से ही अपना काम अपना भोजन ले लेता है, तो इसको उड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और आवश्यकता नहीं हुआ, यूज नहीं किया, तो डिसयूज होने के कारण वो ऑर्गन बेकार हो गया, खत्म हो गया, गायब हो गया। ऐसा तो ये लामार्क ने भी कहा था और ऐसा हुआ भी है, आप देख भी रहे। अब स्नेक्स की बात अगर हम लोग करें तो स्नेक्स में भी आपका लिजार्ड्स लाइक एंसेस्टर रेप्टाइल्स का ये जो डेवलप किया वो लिजार्ड्स से एंसेस्टर इसको मिला स्नेक का। इसके बाद फोसोरियल मोड ऑफ लिविंग है, द कंटिन्यूअस डिसयूज ऑफ लिम्स, सो लिम्स बिकम लॉस्ट। अब सांप का पैर खत्म हो गया, धीरे धीरे वो अपना पैर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, उसका पैर जो है वो बंद हो गया, खत्म हो गया, काम ही नहीं करता है, पैर है ही नहीं। स्लो रनिंग एंसेस्टर डियर है हिरन। हिरन जो है वो बहुत तेज दौड़ता है, आप देखते हैं। कंटिन्यूअस रनिंग एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रीडेटर्स। ये क्या करता है? अपने आप को किससे बचाता है भाई? मान लिया हिरन के पीछे अगर शेर लग गया, बाघ लग गया, दौड़ा रहा है, तो भागेगा कंटिन्यू। इतना तेज वो भागने लगा कि अपने दुश्मन से भाग करके बचाव कर लिया, थका दिया भगाते भगाते। तो ये रनिंग कैरेक्टर जो उसके अंदर डेवलप किया अपने प्रीडेटर से, अपने दुश्मनों से बचने के लिए, और इसका इतना ज्यादा उस रनिंग लिम्स का, अपने पैर का इस्तेमाल किया कि उसके अंदर वेल डेवलप वो पैर हो गया और रनिंग उसका कैरेक्टर हो गया, और वो अपने पीढ़ी को भी दिया और बाकी के जो डियर आए उनमें भी एक कैरेक्टर डेवलप कर गया, और उससे उसकी प्रोटेक्शन होता है, अपने दुश्मनों से वो बचाव भी करता है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। तो उसका एफर्ट करने के कारण जो है, उसको यूज करने के कारण ये कैरेक्टर उसके अंदर डेवलप किया है। एक्वायर्ड फास्ट रनिंग स्पीड इन केस ऑफ द डियर। तो ये यूज ऑफ द ऑर्गन्स आपको बता रहे हैं, जिसके कारण जो है द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स और द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, जो इनहेरिटेड करके कैरेक्टर जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएगा, और जब ये कैरेक्टर जमा होकर के बहुत ज्यादा कैरेक्टर का आ जाएगा ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो मॉडिफाई होकर नया स्पीसीज बना लेगा। ऐसा लामार्क का कहना था, और ऐसा हम लोग बहुत सारे साक्ष्य में भी देख रहे हैं। तो ये कुछ साक्ष्य जो है लामार्क ने अपने थ्योरी के प्रूफ के लिए दिया, जिसके आधार पर उन्होंने अपने इस थ्योरी को प्रूफ किया और साक्ष्य को दिया और कहा कि देखिए ऐसा होता है। नेक्स्ट जो है हम लोग का वो क्या और है, हम लोग देखते हैं। तो इसमें अब ऐसा नहीं है कि लामार्क की थ्योरी को लोगों ने बहुत ही वेलकम करके तुरंत स्वागत कर लिया और सब एक्सेप्ट ही कर लिया। तो लामार्किज्म की थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ, यानी इसकी थ्योरी को लोगों ने बुराई भी किया, यानी इसका बुराई हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ। तो क्या क्रिटिसिज्म था ये हम लोग देखते हैं, क्योंकि आपको अपने आंसर में यह भी मेंशन करना होगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द यूजेज, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द लामार्किज्म थ्योरी एंड व्हाट आर द डिमेरिट्स। कुछ क्रिटिसिज्म भी था जो लामार्क की थ्योरी के अगेंस्ट में उठा था। तो क्या क्या वो बुराइयां थी उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो थ्योरी, अब आप एक सिद्धांत को गलत करेंगे तो आपको भी तो दूसरा सिद्धांत देना पड़ेगा। तो एक दूसरा सिद्धांत आया जिसका नाम था थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म सेल्स होता है रिप्रोडक्टिव सेल, जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, जो जीव का नया उत्पत्ति करता है, और यही कैरेक्टर को पास आउट कर रहा था। इस पर एक सिद्धांत दिया गया जिसको देने वाले थे ऑगस्ट विजमैन। विजमैन का एक थ्योरी था, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये थ्योरी था थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म गिवन बाय ऑगस्ट विजमैन इन 1992। ये बहुत बाद में आया। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गन
हर ऑर्गेनिज्म का शरीर जो है वो दो प्रकार का सेल्स से बना है। हमारे बॉडी के अंदर टाइप्स ऑफ सेल्स में दो ही तरह का होता है। एक तो होता है सोमैटिक सेल्स, जो मोस्टली बहुत ज्यादा संख्या में होता है, जिससे हमारा बॉडी बिल्डिंग बनता है, हाथ पैर नाक कान गला सबका उत्पत्ति हुआ है। और एक दूसरा सेल्स होता है जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, जर्म सेल, जो सिर्फ रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। अगर हमारे बॉडी के ऑर्गन टेस्टिस का अगर हम बात करें, हम अपने पेनिस का बात करें, तो उसका यूज क्या है? उसका यूज है रिप्रोडक्शन में भाग लेना, तो वो रिप्रोडक्टिव सेल है। बाकी तो हम लोग अलग अलग सेल्स है, अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स, अलग अलग सोमैटिक सेल्स है, ये जो कि अलग अलग कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अदर देन रिप्रोडक्शन वो नहीं करता, उसके लिए जर्म सेल, रिप्रोडक्टिव सेल दिया हुआ है, जनन कोशिकाएं है। तो हमारे बॉडी में कहने का मतलब है कि वी नो दैट द बॉडी ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज द जर्म सेल्स एंड द अदर इज द सोमैटिक सेल्स, जिसको रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं, और दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं आपको जर्म सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स। जर्म सेल्स हो गया जनन कोशिका, सोमैटिक सेल्स हो गया यानी काय कोशिका। हम लोग जानते हैं कि जर्म सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, हैप्लॉइड होता है, यहां मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है, और सोमैटिक सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के बराबर होती है, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, और इसमें माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। उसके कारण यहां नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 2 बनता है, और 2 से 4 ऐसे बनते बनते सेल्स जो है और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को पास आउट करता है, और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी होता है। ये भी यहां पर जिक्र है। जर्म सेल्स इट कंटेन्स डिटरमिनेंट्स फॉर हेरिडिटरी कैरेक्टर, और जो जर्म सेल्स जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वही रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, और आनुवांशिक गुणों को पास आउट करना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसी का काम भी है। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हम जानते हैं। अब क्या है कि जो सोमैटिक सेल्स है, दिस सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, बॉडी को बनाता है, बॉडी में और बहुत सारे सेल्स को उत्पत्ति करवाता है। नो रोल इन इनहेरिटेंस, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले जो कैरेक्टर है, जो अनुवांशिकता गुणों का ये वाहक नहीं है, क्योंकि उससे उसको कोई मतलब भी नहीं है, वो रिप्रोडक्शन में भाग लेता ही नहीं, तो गुणसूत्र जो है उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा भी नहीं। वो बॉडी का ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन बन जाएगा, उसको कैरेक्टर जो मिल जाएगा, उसमें वो बिल्डिंग ब्लॉक करके बहुत सारे कैरेक्टर ऐड करके वो नया सेल्स बना करके वो बॉडी का डिजाइन कर देगा। बाकी जो है, अब इसमें कहता है कि इन्वायरमेंट फैक्टर्स अफेक्ट ओनली सोमैटिक सेल्स एंड नॉट जर्म सेल्स। अब किसी चेंज इन्वायरमेंट के कारण आपका जो मसल्स जो है बहुत ज्यादा बन रहा है, आप डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें सेल्स ऐड हो रहा है, रिप्रोडक्शन का कोई सेल्स का इसको रोल नहीं है। तो जो भी चेंज इन्वायरमेंट में ये गर्दन लंबी कर लिया, या ये जो आपका पैर लंबा हो गया, तो इसमें तो बाहर के ऑर्गन्स में बदलाव आया, कोई रिप्रोडक्टिव सेल्स में तो बदलाव आया नहीं। तो इसमें इन्वॉल्व है आपका सोमैटिक सेल्स। जर्म सेल्स आर नॉट इन्वर्ट, सोमैटिक सेल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, और ये तो नई जनरेशन में अपने कैरेक्टर को ले भी नहीं जा सकता है। ये काय कोशिका है, जनन कोशिका है तो है नहीं। तो सो एक्वायर्ड कैरेक्टर must be lost with death of an individual and this should have no role in the evolution। अब जो लामर का क्रिटिसिज्म करने वाले थे, उनका कहना गर्दन लंबी कर लिया हम, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल में तो कोई चेंज नहीं हुआ, और ये आपके अंदर हुआ भाई, तो आपने पीढ़ी दर पीढ़ी पास कैसे किया? ऑर्गेनिज्म मर गया, उसका गर्दन लंबा उसी के पास रह गया, ये पास आउट नहीं होगा। ऐसा मानना था विस्मैन का थ्योरी ऑफ जर्म प्लांट, कि सेल्स तो डेवलप किया, उसके अंदर का क्रोमोसोम में चेंज नहीं हुआ, और आपके बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल्स में चेंज हुआ, रिप्रोडक्टिव सेल्स में तो चेंज नहीं हुआ, तो ऑर्गेनिज्म मर गया, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास आउट नहीं होगा। ऐसा उनका मानना था। अरे जिसके कारण जो है डेथ ऑफ इंडिविजुअल के कारण वो जो कैरेक्टर नया ऐड किया था वो भी उसके साथ ही खत्म हो गया, और इसमें इवोल्यूशन कुछ नहीं हुआ, इसमें कोई इवोल्यूशन का रोल नहीं हुआ। तो ये लामार्किज्म की थ्योरी का आलोचना हो गया कि ऐसा तो कुछ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर तो हुआ ही नहीं, और उसका कहना था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। एक कैरेक्टर जो चेंज हुआ वो दूसरी पीढ़ी में पास हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी चला गया, और नए जीव का उत्पत्ति हो गया, और यही इवोल्यूशन का कारण बना। अब नेक्स्ट जो है आपका क्या लामार्क का थ्योरी का और क्या क्रिटिसिज्म है, और हम लोग देखते हैं एक पॉइंट और है, उसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें देखते हैं। तो
इसमें जो है दूसरा विस्मैन एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि कट टेल ऑफ रैट्स फॉर 22 जनरेशन, टेललेस रैट्स वेयर नेवर बोर्न। अब ये कहा कि भाई परिस्थितियों बदली हुई में उन्होंने 22 जनरेशन तक, 22 जनरेशन तक चूहे की पूंछ को काटते गया और हर बार देखता था कि नया चूहा जो बन रहा है उसका तो कोई कटा हुआ पूंछ नहीं है, और कटी हुई पूंछ वाला टेललेस रैट्स वेयर नेवर बोर्न, और वो कभी उत्पन्न नहीं हुआ। हर बार पूंछ वाला ही चूहा उत्पन्न हुआ, क्योंकि इंटरनल कैरेक्टर में बदलाव नहीं हुआ, जीन में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जर्म सेल्स में परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए वो पास आउट भी नहीं हुआ और कटा हुआ पूंछ वाला चूहा पैदा भी नहीं लिया। इन्होंने इस प्रमाण को दिया। बात भी स्वाभाविक है, ऐसा कहां होता है? कटी हुई पूंछ वाला चूहा किसी कारण से कट गया, दरवाजा में खिड़की के कारण दब गया, पूंछ कट गया, तो जीन में तो परिवर्तन नहीं हुआ, वो तो फिजिकली चेंज हुआ, तो वो दूसरी पीढ़ी में पास आउट भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट दिया गया वो था पैवलोव्स एक्सपेरिमेंट, जो कि क्रिटिसिज्म करता है ये लामार्किज्म की थ्योरी को। माइस डॉग्स वर ट्रेन्ड टू कम फॉर फूड ऑन हियरिंग बेल, दिस ट्रेनिंग वाज एक्वायर्ड इन ईच जनरेशन। अब कहता है कि चूहा को या कुत्ता को घंटी बजा करके खाना देने की आदत लगाया गया और धीरे धीरे उसके अंदर डेवलप कर गया। जिसको आदत लगाया गया उसके अंदर डेवलप किया, जिसको नहीं लगाया उसमें नहीं डेवलप किया, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी पास भी नहीं हुआ, हर पीढ़ी में चेंज करना पड़ा, हर पीढ़ी में ट्रेन करना पड़ा, तो ऐसा हुआ। ये पैवलोव्स एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद हम लोग भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि बियरिंग अ पिन्ना एंड नोज इन इंडियन वुमेन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हम लोग देखते हैं कि भारतीय महिलाओं में नाक कान छेदवाने की परंपरा है, कान छेदवाते हैं, नाक छेदवाते हैं, तो माँ का कान और नाक 5 साल 7 साल की उम्र में छेदा गया, तो क्या वो ऐसे ही उसकी बेटी को छेदा हुआ है नाक और कान लेके पैदा होगी? नहीं होता है, उसको हर बार छेदवाना पड़ता है, उसका भी नाक कान छेदवाना पड़ता है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया गया, जो कि लामार्किज्म थ्योरी का क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट में जो है प्रेजेंस ऑफ वीक मसल्स इन सन्स ऑफ रेसलर्स। अब एक पहलवान है, उसने डेवलप किया है पूरा एकदम मसल्स, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका बेटा जो जन्म लेगा वो भी एकदम पहलवान के जैसा ही मसल्स वाला जन्म लेगा। हो सकता है उसका बोन्स जो है, उसका मसल जो है वो कमजोर हो और वो एक दुबला पतला ही पैदा हो, बाद में वो कसरत वर्जिश वगैरह करे अगर भी, तो कोई जरूरी थोड़ा सचिन तेंदुलकर का बेटा तेंदुलकर बन जाएगा, या सुनील गावस्कर का बेटा कहां गावस्कर जैसा मशहूर क्रिकेटर का गोल लेकर के वो आया। ये तो ड्यू कोर्स में गावस्कर ने वैसा कैरेक्टर प्लेइंग क्रिकेट का अपने अंदर डेवलप किया, प्रैक्टिस से परफेक्ट मैन बना, तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर बना अपनी करनी, अपनी डेवलपमेंट के कारण, न कि वो अपने पिता और माता से लिए हुए कैरेक्टर के कारण। तो ये बदली परिस्थिति में डेवलपमेंट का कारण बना। तो कोई जरूरी नहीं है कि पहलवान है तो उसका बेटा भी पहलवान ही बनेगा और पहलवाने जैसा एकदम पैदा लेगा, तो ऐसा भी नहीं है। रेसलर्स हैव सन्स ऑफ वीक मसल्स एंड बोन्स, ये भी एक कारण है आप साबित करने का लामार्किज्म के थ्योरी का क्रिटिसिज्म, ये आपको लिखना होगा। तो ये 5 पॉइंट में हमने डीलिंग किया, लेकिन उसके बावजूद भी, इतने सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद भी लामार्क की थ्योरी की उपयोगिता बहुत ज्यादा है और उसको हम लोग अभी भी उपयोग करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो क्या सिग्निफिकेंस है लामार्किज्म का, यह अंतिम में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लामार्किज्म। और ये कट टेल पूंछ वाला जो है, आप देखते होंगे कि ये चूहा का एक डायग्राम है जिसमें बताया जा रहा है कि कट टेल करने के बार बार भी, इंटेंसिटी करने के बाद भी, मोल्टेड करने के बाद भी, उसको छोड़ देने के बाद भी वो एक कट टेल्ड वाला टेललेस रैट नहीं पैदा होता था। पूंछ कटी है, जिसका कटी है उसी का रह जाता था, उसकी नई पीढ़ी में कटी हुई पूंछ वाला चूहा पैदा नहीं लिया। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ सिग्निफिकेंस फिर भी लामार्किज्म थ्योरी का है, उसकी महत्व है, उसकी विशेषता है। उसमें कुछ ये 4-5 पॉइंट है जो आपको लिखना होगा कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ लामार्किज्म। तो लामार्किज्म का जो थ्योरी में इतने सारे कुछ 4-5 आपने जो डिमेरिट्स देखने के बाद भी, क्रिटिसिज्म देखने के बाद भी उसका भी महत्व है। सबसे पहले क्या सिग्निफिकेंस है? इट वाज फर्स्ट कंप्रिहेंसिव थ्योरी फॉर एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। लोगों ने बाद में इसका क्रिटिसिज्म किया, लेकिन यही एक ऐसा
पहला ऑर्गेनिक थ्योरी था जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में बताया, उसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया। सो लामार्किज्म वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये सिग्निफिकेंस आपको लिखना होगा और इसको आप ध्यान रखेंगे। इट वाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी फॉर एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। दूसरा है, दिस थ्योरी वेरी वेल एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ऑर्गेनिज्म। और यही थ्योरी जो है वो बताता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे यूज करके आज हमारे पास बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स है, जो हमने जैसे आपको बताया अपेंडिक्स का, ऐसे बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है जिसका कोई रोल नहीं, वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। तो डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स करने के कारण आपके अंदर वो है और फंक्शनलेस हो गया, आपने यूज नहीं किया, जिसको यूज किया वो डेवलप कर गया। इसके बारे में भी जिक्र करके लामार्क की थ्योरी ही जानकारी देती है। उसके बाद है, इट कैन एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग जॉ मसल्स एंड क्लॉज इन कार्निवोरस कंटिन्यूड एक्स्ट्रा यूज। और ये बताता है कि भाई बहुत ज्यादा यूज करने के कारण जो कार्निवोरस, जो मांसाहारी जानवर है, उनके अंदर डेवलप किया जॉ मसल्स, स्ट्रॉन्ग जॉ मसल्स एंड क्लॉज, पंजे जो उनके इतने सारे मजबूत हुए, ये लगातार कंटिन्यूड एक्स्ट्रा यूज के कारण हुआ। जो मांसाहारी जीवों का डेवलप पंजा हुआ और उसका जो है स्ट्रॉन्ग जॉ मसल्स हुआ। नेक्स्ट जो है, लामार्किज्म स्टिमुलेटेड अदर बायोलॉजिस्ट। और लामार्किज्म ने इस थ्योरी को प्रतिपादित करके दूसरे जीव वैज्ञानिकों को ये एक आधार दिया, लुक फॉर द प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कि वो और इसी आधार पर आगे बढ़कर के ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के सिद्धांत को प्रतिपादित कर सके, उसमें खोज सके। तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान किया। इस तरह से ये सिग्निफिकेंस ऑफ लामार्किज्म था। हमने आपको लामार्किज्म की थ्योरी को बहुत ही सरल अंदाज में, उसका पोस्टुलेट्स, उसका सिग्निफिकेंस और उसका कुछ डिमेरिट्स जो था उसको भी, क्रिटिसिज्म को भी हमने बताया और एग्जाम्पल सहित आपको समझाया, जिराफ के साथ एग्जाम्पल्स के साथ, जो हम लोगों ने द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स और द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, दैट इज द लामार्किज्म थ्योरी को यहां कंप्लीट किया। ये आपका सिलेबस का ये जो पार्ट था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि आपकी तैयारी को हम लोग और अच्छी तरह से करवा सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।